आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मृदा। तो हम इसमें मृदा का निर्माण और वर्गीकरण, इसके अलावा हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण कि ये जो मृदा है इसे किस किस प्रकार से बांटा जाता है। फिर उसमें हम पढ़ेंगे कि ये मृदा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, सारी मृदाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मृदा का अवकर्षण किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में ये सारी बातें हैं। जितना आज के वीडियो में कवर हो जाएगा उतना ठीक, फिर बाकी बच गया वो कल वाले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लिखते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा को काफ़ी सारे आधारों के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले उसे घटकों या संघटकों के आधार पर बांटा गया है। जैसे घटकों के आधार पर मृदा को बांटा गया है। घटकों के आधार पर बांटा गया है, जैसे कि इसमें किस किस प्रकार से बांटा गया है। तो जो कहते हैं कि जो पहली मृदा है उसका नाम है बलुई, बलुई या सैंडी। अगली जो मिट्टी है उसका नाम है मृणमय या क्ले। और जो तीसरी इसमें घटकों के आधार पर तीसरी जो मिट्टी है उसका नाम है पांशु यानी कि सिल्टी, पांशु यानी कि सिल्टी। और जो चौथी है उसका नाम है दोमट, दोमट यानी लोम। ठीक है, तो मृदा का वर्गीकरण एक तो हमने देख लिया घटकों के आधार पर। घटकों का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ, घटकों का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि एक तो जिसके अंदर नमक जैसी मात्रा, मतलब नमक के जैसे जिसके अंदर कण होंगे वो हम उसे सिल्टी मिट्टी कहेंगे। और वो वाली मिट्टी जिसके अंदर पाउडर जैसे महीन कण होंगे उसे हम क्लेई मिट्टी कहेंगे। इसके अलावा जो मिट्टी जिसके अंदर चीनी जैसे बड़े जो होंगे उसे हम, बड़े जो कण होंगे उसे हम सैंडी मिट्टी कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के वो यही कहना चाह रहे हैं। उस प्रकार से हमने मिट्टी को बांट दिया है। अब जो हम मिट्टी को एक और आधार पर इसको बांटा जाता है वो है मिट्टी को रंगों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। रंगों के आधार पर कौन कौन से रंग की मिट्टी हम देखेंगे। तो पहली मिट्टी होगी लाल मिट्टी, दूसरी मिट्टी होगी पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। तीसरी मिट्टी होगी काली मिट्टी। इस तरह से मुख्यतः ये तीन जो एनसीईआरटी ने हमें मिट्टियाँ बताई है कि इन रंगों के आधार पर ये मिट्टियों को बांटा गया है। तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, तो इस आधार पर भी मृदा का वर्गीकरण कर दिया है। तो अब तक हमने सिर्फ ये जाना है कि मृदा का वर्गीकरण किस हिसाब से, घटकों के आधार पर और एक रंगों के आधार पर। घटकों के आधार पर यानी जिस प्रकार के उसमें कण होंगे उस हिसाब से। तो ये इतनी सारी मिट्टियाँ बलुई, मृणमय, पांशु, दोमट, ये सारी घटकों के आधार पर बांटी गई है। और रंगों के आधार पर लाल, पीली, लाल, काली, पीली, ये सारी हो जाएगी अपने रंगों के आधार पर। ठीक है, लेकिन अब हमें मृदा का वर्गीकरण एक और हिसाब से देखना है। ये तो है जो पूरे विश्व के मतलब हिसाब से जिसको बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया के हिसाब से जिसको बताया जा रहा है वो देख लेते हैं। तो इंडिया में हमें, तो भारत में ये मिट्टी वगैरह को बांटने का काम किसने किया है। तो भारत में ये मिट्टी वगैरह बांटने का काम किया है ICAR ने। ICAR। अब ये ICAR क्या है। ICAR का मतलब हुआ इंडियन, ICAR का मतलब हुआ इंडियन काउंसिल, माफ कीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, तो ICAR ने, यानी कि इसे हिंदी में हम कहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को बांटने का प्रयास किया है।
साथ में इसमें जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो है वो भी शामिल था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसके आधार पर हमारी मिट्टियों को बांटने का प्रयास किया गया है। लेकिन कुल मिला के आप ये जानोगे कि जो अपनी भारतीय जो मिट्टियाँ हैं उनको बांटने का प्रयास या उनको किसने बांटा है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने भारतीय मिट्टियों को बांटा है। तो कितने आधार पर बांटा है इसने, तो इसने लगभग 8 प्रकार में बांटा है, लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ इन्होंने बताई है। अब वो कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो पहली मिट्टी बताई है वो इन्होंने कहा है कि उसे हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। तो पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी काली मृदा, मतलब जलोढ़ मृदा, काली मृदा, फिर तीसरी मृदा आ जाएगी जिसे हम कहेंगे लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा। उसके बाद में चौथी आ जाएगी लेटेराइट मृदा, चौथी आ जाएगी लेटेराइट मृदा। पांचवी जो मृदा आ जाएगी उसे हम कहेंगे शुष्क मृदा, शुष्क मृदा। उसके बाद में जो छठी मृदा आ जाएगी उसे हम कहेंगे लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। फिर सातवीं जो आ जाएगी उसे हम कहेंगे पीटमय मृदा, पीटमय मृदा, पीटमय मृदा। और जो आठवीं है उसे हमने नाम दिया है वन मृदाएं, तो वन मृदा ये आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के जो ICAR है यानी कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारतीय मिट्टियों को 8 टाइप्स में बांट दिया है। तो पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल और पीली, चौथी लेटेराइट, पांचवी शुष्क, छठी लवणीय, सातवीं पीटमय, आठवीं वन। इतने प्रकार की मिट्टियों को भारतीय अनुसंधान परिषद ने बांट दिया है, ठीक है। अब भारतीय अनुसंधान परिषद ने 8 प्रकार में बांट दिया है, हमें इन्हीं 8 प्रकारों को देखना है। इनके अंदर कोई एक जो बातें आ जाएगी, मतलब जो कुछ क्वेश्चंस के टाइप में, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। इस वाले वीडियो का मतलब मेन मकसद ये है कि इसमें जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हो जाए क्लियर। तो हम सबसे पहले जो जलोढ़ मृदा देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जलोढ़ मृदा पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। पहली है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा कहाँ पे मिलेगी सबसे पहले, अब अपने कॉमन सेंस आना चाहिए, क्योंकि हमने अब जलवायु भी पढ़ ली है, अपवाह तंत्र भी पढ़ लिया है, अपवाह तंत्र पढ़ लिया, जलवायु पढ़ ली, प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़ ली। तो अब मृदा मतलब एकदम आसान होने वाली है। देखो कहाँ पे मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो मिट्टियाँ हैं वो अपना पानी कहाँ पे लेके आ रही थी, डेल्टाओं का निर्माण कहाँ कर रही थी, तो हम कहेंगे कि भाई उत्तरी भारत के मैदान वाले हिस्से में कर रही थी। तो ये जलोढ़ मृदा भी वहीं पे मिलेगी, जलोढ़ मृदा भी लगभग वहीं पे मिलेगी। तो आप मान सकते हो कि ये वाला जो मैं ये नीले वाले से बना रहा हूँ, लगभग ये वाले जो एरिया हैं इनमें ये मृदाएं मिलेगी, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा जो एरिया है इनके अंदर ये जलोढ़ मृदाएं मिल जाएगी। एकदम कॉमन सेंस है कि भारत के उत्तरी मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि यहाँ पे भी नदियाँ डेल्टा बना रही थी, जहाँ जहाँ नदियाँ डेल्टा बना देगी वहाँ क्योंकि वहाँ आपको ये जलोढ़ मृदाएं मिल जाएगी। क्योंकि मतलब जलोढ़ मृदा का मतलब ये हुआ कि जो मिट्टियाँ नदियों के द्वारा बहा के लाई गई है तो वो जलोढ़ मृदाएं हैं। तो जलोढ़ मृदाएं एक तो उत्तरी भारत के मैदान में और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान में, तो इन जगहों पे मिल जाएगी हमारी जलोढ़ मृदाएं। और आप देख सकते हो कि लगभग भारत का क्षेत्र इन्हीं से कवर हो गया है भाई। लगभग इतना बड़ा भारत है और इतना ज़्यादा जो ये एरिया है वो इन्हीं मृदाओं से कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली ये मृदाएं हैं। इसके अलावा ये मतलब 2 मुख्य रूपों में मिलती है। जलोढ़ मृदा को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं, एक तो जिसे हम कहते हैं बांगर और एक हम जिसे कहते हैं खादर, ठीक है। बांगर और खादर। बांगर का मतलब जो पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहेंगे बांगर, और नई जलोढ़ को हम क्या कहेंगे खादर। मतलब हर साल जितनी भी नदियाँ आएगी वो नई मिट्टियाँ लेके आएगी, वो अपना पानी बहा के लाएगी तो नई मिट्टियाँ लेके आ जाएगी। तो इस साल जो आई, मान लीजिए इस साल जो आई उसे हम कह देंगे कि ये खादर बन गई है, कि ये खादर टाइप की जलोढ़ मिट्टी है। फिर अगले साल जब वो नई खादर मिट्टी आ जाएगी तो जो पुराने वाली होगी उसे हम बांगर कह देंगे। सिर्फ इतना सा मतलब है कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसे हम बांगर कहेंगे और जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी उसे हम खादर कहेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी
भारत के उत्तरी मैदानों में और इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदानों के अंदर पाई जाएगी और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली ये मिट्टी है। और जो बांगर जो जलोढ़ है उसे हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो बांगर जिसे मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हमने बांगर कह दिया और नई को हमने खादर कह दिया और सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। और पिछले साल हमारा जो क्वेश्चंस है, जो हमारा एक क्वेश्चन आया था कि मतलब इस पूरे चैप्टर से सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आया था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी निम्न में से कौन सी है, तो ये बांगर है। ठीक है, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट रहने वाला ये वाला। तो अगला हम बना लेते हैं, जो अगली हमारी मृदा है उसका नाम है तो हमने जलोढ़ मृदा देख ली। दूसरी है काली मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद में सेकंड आ जाएगी काली मृदा। तो काली मृदा ये कहाँ पे मिलेगी? काली मृदा का मतलब ये हुआ कि अब वो मैं एक बार इंडिया दोबारा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो काली मृदा कहाँ पे मिलेगी? काली मृदा का मतलब क्या हुआ? देखो ये वाली जो मिट्टी होती है ना काली मृदा, ये काली मृदा है, ये ज्वालामुखी से बनती है। मतलब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे निकलती है ये वाली काली मृदा। इसका रंग काला क्यों होता है? इसमें आयरन की अधिकता होती है। तो आयरन अपने आप तो आया नहीं होगा, तो किसी ना किसी चीज़ से आया होगा। तो ये बेसाल्टिक लावा जो होता है ना, बेसाल्टिक लावा निकला, फिर उसकी चट्टानें बनी, फिर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वो जो चट्टान थी वो टूटती गई और मिट्टी के रूप में बदल गई। तो फिर उसमें आयरन की अधिकता थी और बेसाल्टिक लावा से बनी थी, तो इसका रंग काला हो गया, तो इसे हमने काली मृदा कह दिया। तो ये काली मृदा मुख्यतः कहाँ पे मिलेगी? जहाँ जहाँ पे ये लावा ज़्यादा होगा। कहाँ पे था? तो हमने देखा था कि ये जो दक्कन वाला ट्रैप है यहीं पे ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने दूसरा पार्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि ये वाला जो एरिया है इसमें लगभग ये दक्कन वाला ट्रैप है, इसमें काली मृदाएँ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे काली मृदा मिल गई, लावा से निर्मित मृदा है ये। और इसके अलावा ये जो मालवा का पठार यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर होता है मालवा का पठार, यहाँ पे भी ये काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो काली मृदा आयरन की अधिकता है, बेसाल्टिक लावा से बनी है। और इसके अलावा ये जो मृदा है काला रंग इसका आयरन के कारण हो गया। और सबसे अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है। मान लीजिए आपने कोई 3-4 गमले ले लिए और उनके अंदर अलग अलग मृदाएँ रख दी है और उनके अंदर आपने पानी डाला, तो सबसे ज़्यादा पानी ज़्यादा कौन सोख लेगा? तो ये काली मृदा सबसे जल्दी पानी सोख लेगी। तो काली मृदा दक्कन ट्रैप पे मिलेगी, भारत के दक्कन के पठार पे मुख्यतः मिल जाएगी। फिर दक्कन के बाद में आप कह सकते हो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आ रहा है और मध्य प्रदेश का कुछ भाग आ गया। इसके अलावा गुजरात का भी आप देख रहे हो कुछ पार्ट आ गया। और इसके अलावा ये दक्कन ट्रैप तो खुद है ही, दक्कन का पठार तो खुद है ही, यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो गई। इसके अलावा कपास के लिए आदर्श मृदा है, तो यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा की जा सकती है और बढ़िया तरह से ये उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो कपास की खेती ज़्यादा की जाती है, तो इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। इसे कई बार क्या कहते हैं? कपासी मृदा। तो कपासी मृदा निम्न में से कौन सी है? तो वो काली मृदा है। और इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपासी और रेगुर मृदा निम्न में से कौन सी मृदा है? तो काली मृदा है, कपासी और रेगुर। ठीक है, और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा मतलब आपको कुछ खेत को जोतना नहीं पड़ेगा, उसकी अपने आप ही जुताई हो जाएगी। तो स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? काली मृदा। तो काली मृदा फिर एक बार देख लेते हैं। काली मृदा है वो बेसाल्टिक लावा से बनी है और काले रंग मतलब आयरन की अधिकता के कारण इसमें काला रंग है। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। कपास जो है कपास की खेती अच्छी हो जाती है तो इसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। और ये दक्कन के पठार, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, अब हमने दो मृदाएं पढ़ ली है, एक तो जलोढ़ मृदा और एक काली मृदा। अब हम तीसरी मृदा है वो हम पढ़ लेते हैं, जिसे हम कहेंगे, ठीक है, तो हम तीसरी मृदा पढ़ लेते हैं। इसका नाम है तीसरी मृदा है कौन सी है? लाल और पीली मृदा। लाल और
पीली मृदा। ठीक है, लाल और पीली मृदा कहाँ पे मिलेगी, बस हमने यही देखना है। ठीक है, लाल और पीली मृदा दिखती है कहाँ पे, देख लीजिए। तो ये प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में मिलती है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीप यानी कि हमारा ये वाला ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत वाला जितना भी इलाका आ गया, हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कह देंगे, ये वाला इलाका। ठीक है, तो इस वाले इलाके को हम प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। तो इसके पूर्वी भागों पे लेगी, यानी कि इस जगह पे ज़्यादा मिल जाएगी, यानी कि इस साइड ज़्यादा मिल जाएगी ये मृदा, तो इसे हम लाल और पीली मृदा कह देंगे। और यह लाल रंग की मृदा है, एक्चुअल में ये लाल रंग की मृदा है, लेकिन पानी की कमी के कारण ये पीले रंग की दिखाई देती है। पानी की कमी नहीं, एक्चुअली पानी की अधिकता, या आप जो भी कह सकते हो। ये लाल रंग की मृदा है, लेकिन पानी के कारण ये पीले रंग की दिखाई देती है। ये मतलब उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ व काली मिट्टी से कम उपजाऊ है, लेकिन उपजाऊ है। ठीक है, तो लाल और पीली मृदा के बारे में प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में मिल जाएगी, और इसका जो पीला रंग है वो पानी के कारण है। ठीक है, एक्चुअल में ये लाल मृदा है, लेकिन इसका पीला रंग है वो पानी के कारण है। ठीक है, तो हमने 3 मृदा देख ली, जलोढ़ मृदा देख ली, काली मृदा देख ली, और लाल और पीली मृदा देख ली। अब हम चौथी मृदा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लेटेराइट मृदा, जिसका नाम है लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा का मतलब क्या हुआ कि इसका विकास निश्चित जलवायु दशा में होता है, और मतलब उच्च तापमान होना चाहिए, जिस जगह पे फुल तापमान होगा भाई, जहाँ पे तापमान भी अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी। वर्षा और तापमान दोनों ही जहाँ पे उच्च रहेंगे, वहाँ पे लेटेराइट मृदाओं का निर्माण होगा। और ऐसी कौन सी जगह है, तो ऐसी हमें पता था, ऐसी हमने मानसून वाले में पढ़ ली थी। मानसून वाले में हमने पढ़ ली थी कि ये वाली जो जगह है, ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट पे फुल वर्षा हो रही थी और बारिश भी अधिक हो रही थी। इसके अलावा ये जो पूर्वी भारत है, यहाँ पे भी वर्षा फुल हो रही थी और तापमान भी अधिक रह रहा था। तो इन्हीं 2 जगहों पे मिल जाएगी। अब हमने मानसून पढ़ लिया है, इसके बाद में मानसून में हमने वर्षा वितरण भी पढ़ लिया था, इसके बाद में हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ ली। तो अब क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी कि कहाँ पे तापमान अधिक है, कहाँ पे वर्षा अधिक है। तो तापमान और वर्षा एक तो पश्चिमी घाट पे दिखती और एक पूर्वी भारत में दिखती, तो लेटेराइट मृदा भी यहीं पे मिल जाएगी। तो अब देखिए, इस लेटेराइट मृदा को लेट सोल भी कहेंगे, इंग्लिश में इसे लेट सोल भी कह देंगे। और ईंट बनाने के लिए ये प्रसिद्ध मिट्टी है। ईंट बनाने के लिए प्रसिद्ध मिट्टी कौन सी है, तो लेटेराइट मृदा है। इसके बाद में ये जो मृदा है, यहाँ पे काजू, ठीक है, काजू, चाय, कॉफ़ी, और रबर, इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसकी खेती की जाती है। तो लेटेराइट मृदा, तापमान भी उच्च चाहिए और वर्षा भी उच्च चाहिए, और ये ईंट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये वाली फसलें इस मृदा के अंदर बोई जाएगी। तो ये वाली मृदा कहाँ पे मिलती है, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, तो हमने 4 मृदा पढ़ ली। अब हम 5वीं मृदा की ओर बढ़ने वाले हैं। तो 5वीं मृदा कौन सी है, 5वीं मृदा है अपनी शुष्क मृदा। 5वीं मृदा है शुष्क मृदा। तो 5वीं मृदा शुष्क मृदा देख लेते हैं। ये कुल मिला के शुष्क वाले भागों में मिलेगी, यानी कि वो जगह जहाँ पे तापमान भी अधिक होगा लेकिन वर्षा कम होगी। तो वो वाला भाग कौन सा है, हमारा ही राजस्थान आ जाएगा उसके अंदर। तो हमारा राजस्थान आ जाएगा, तो पश्चिमी राजस्थान वाले भाग में ये मृदा मिलेगी। और हमारे कौन सी फसलें ज़्यादा बोई जाती है, तो हमारे मोटे अनाज वाली जो बाजरा वगैरह है ये ज़्यादा बोया जाता है। तो मोटे अनाज के लिए आदर्श मृदा कौन सी है, शुष्क मृदा। और ये कहाँ पे मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। अगली जो छठी मृदा है उसका नाम है लवणीय मृदा। एक्चुअल में लवणीय मृदा वैसे कोई मृदा नहीं थी, लेकिन इसके अंदर लवण की मात्रा बहुत अधिक हो जाने के कारण इसका ये नाम पड़ गया। तो ये अधिक क्यों हुआ, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में क्या है ना, और आप ये भी कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, इनके अंदर क्या हुआ, बहुत अधिक सिंचाई कर दी इन लोगों ने, तो अब ये जो मृदा है वो लवणीय मृदा हो गई। और वहाँ पे इसे रेहै व कल्लर भी कहते हैं। ठीक है, रेहै व
कल्लर भी कहते हैं, ठीक है। तो लवणीय मृदा पंजाब हरियाणा के अंदर मिलेगी। सिंचाई अधिक करने के कारण ये लवणीय बन गई है और इसे रेह और कल्लर नाम से भी पुकारा जाएगा इस लवणीय मृदा को वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगली जो मृदा है उसे कहते हैं पीटमय मृदा। अगली मृदा कौन सी है? पीटमय मृदा। पीटमय मृदा, तो पीटमय मृदा कहाँ पे मिलेगी? उच्च वर्षा और कम तापमान वाले क्षेत्रों में, यानी कि यहाँ पे वर्षा तो उच्च होनी चाहिए लेकिन तापमान कम होना चाहिए। तो ऐसे कौन से इलाके हैं? तो ये मुख्यतः पर्वतीय वाले भागों में मिलेगी, ठीक है। तो हमारा जो हिमालय वाला पार्ट है वहाँ पे एक तो वर्षा तो फुल हो रही थी, वर्षा तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वहाँ पे हिमालय इतना ठंडा है तो तापमान कम है, तो ये वाली जो मृदाएँ ये वहीं पे मिलेगी, ठीक है। इससे अगली मृदाएँ हैं, 8वीं जो मृदाएँ हैं उनका नाम है वन मृदाएँ। वन मृदाएँ, तो वन मृदाएँ कहाँ पे मिलेगी? ये भी मुख्यतः हमारे उसी इलाकों में मिलेगी। ये भी हमारे हिमालय वाले पार्ट में लगभग मिल जाएगी, ठीक है। तो हिमालय वाले पार्ट में ये मिल जाएगी, तो हिमालय में मिलेगी। तो हिमालय के कौन कौन से आ जाएंगे? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड आ जाएगा। इसके अलावा सिक्किम आ जाएगा। इसके अलावा सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो इन वाले इलाकों में ये वन मृदाएँ मिल जाएगी। वन मृदा और पीटमय मृदा एक नहीं है लेकिन मिलेगी लगभग वहीं उसी जगह पे, ठीक है। हमने सारी मृदाएँ पढ़ ली, अब देख लो। सबसे पहले हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ी। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक भारत में मिलेगी। इसे पुरानी जलोढ़ को बांगर कहेंगे, नई जलोढ़ को खादर कहेंगे। काली मृदा आयरन की अधिकता के कारण काला रंग, बेसाल्टिक लावा से बनी है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। कपास के लिए अच्छी फसल, मतलब कपास के लिए ये उपयुक्त मृदा है, तो इसे हम कपासिया रेगुर मृदा भी कह देंगे। और स्वतः जुताई वाली ये मृदा है। लाल और पीली मृदा ये प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भागों में मिलेगी और पानी की अधिकता के कारण इसका रंग पीला हुआ है। लेटेराइट मृदा, जहाँ पे तापमान भी अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत के अंदर मिल जाएगी। तो ईंटें बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये मृदा, और काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर इनकी फसल इनके अंदर की जाती है। 5वीं मृदा शुष्क मृदा, पश्चिमी राजस्थान में मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध। लवणीय मृदा पंजाब हरियाणा के अंदर अधिक सिंचाई कारण यह लवणीय हो गई है और पंजाब हरियाणा के अंदर मिलेगी, और रेह व कल्लर इसे कहेंगे। पीटमय मृदा, जहाँ पे वर्षा उच्च होनी चाहिए लेकिन तापमान कम होना चाहिए, तो ये पर्वतीय वाले भागों में मिल जाएगी। इसके अलावा वन मृदाएँ और पीटमय मृदाएँ लगभग सेम जगह पे मिलती है, ठीक है। तो अब हम जितना भी बच गया हमारे ये PDF टाइप, इसको पढ़ लेते हैं, और ये हमने खुद ही बनाई है। देख लो, मृदा का निर्माण और वर्गीकरण, यह प्रस्तुति मृदा को, ठीक है। तो इसमें मृदा का निर्माण और वर्गीकरण जैसी चीज़ें अपने को बताई गई है। इसके अगले में है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला तो है रिलीफ। रिलीफ है उच्चावच, है यहाँ पे उच्चावच आना चाहिए। देखो उच्चावच आना चाहिए। तो उच्चावच के कारण भी मृदाएँ अलग अलग प्रकार की होती है। जहाँ जैसी वनस्पति मिलेगी वैसी मिलेगी। मानवीय गतिविधियाँ भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है, जलवायु करती है और समय करता है, ठीक है। मृदा प्रोफाइल को समझना। मृदा प्रोफाइल अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये आप पढ़ लेना, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा मतलब हमारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना, ठीक है। भारत में मृदा वर्गीकरण, तो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, वन मिट्टी है और लाल और पीली मिट्टी है। इसके अलावा एक और मिट्टी थी, पीटमय मिट्टी, पीटमय मृदा, ठीक है। इसके अलावा देख लो भारतीय मिट्टी का वितरण, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, साक्षर कौन सी मिट्टी आ गई, पता नहीं कौन सी आ गई, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, वन मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और पीटमय मिट्टी, ठीक है। भारत में मृदा समस्याएं, मृदा का क्षरण, मृदा का संघनन, मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है और सैलिनिटाइजेशन हो रहा है, यानी कि मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो रही है, जैसे कि हमने पंजाब और हरियाणा के अंदर देखा था। फिर है मृदा संरक्षण की पद्धतियाँ। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, मृदा संरक्षण को और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए कृषि और वानिकी को मिलाया जा सकता है, ठीक है। फिर कवर क्रॉपिंग, फिर समोच्च जुताई, मृदा सुधार, पलवार, ये काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप मृदा का संरक्षण कर सकते हो। फिर निष्कर्ष और भविष्य की दिशाएं, टिकाऊ प्रथाएं होनी चाहिए, सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए, वैश्विक सहयोग मिलना चाहिए और नीति समर्थन होना चाहिए। अनुसंधान और नवाचार के लिए के साथ हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे इस चैप्टर में हमने पूरी तरह से मृदाएँ और उनसे जुड़े हुए टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो ठीक है।
अगले वीडियो में हम इस स्पर्धा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर लेंगे और आप ये PDF पढ़ लेना, ठीक है। ओके।